बार क्या सूरत हाल है? बड़े बड़े केसेस में इद्दत में निगाह केस हो, तोशा खाना केस हो, अलकादिर ट्रस्ट केस हो, ज़मानत तो हो चुकी है। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं वो क्या मसला बन सकते हैं? क्या कोई उम्मीद रखी जाए? इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट समीना पाशा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम समीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ मैं करूंगी इमरान खान साहब से, लेकिन सबसे पहले आप खुद भी रियासती जबर का निशाना बनी, जिसमें रोज़गार के जो मौके हैं वो आप कम करने की कोशिश की गई। आप एक जगह पे काम कर रही थी और वहाँ पर हुकूमती दबाव का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा किया गया कि वहाँ से आपका जो सिलसिला था काम का, वो आपको रोकना पड़ा। मैं ऑब्वियसली सब लोग समझते हैं कि आप किस चैनल में काम कर रही थी, तो फिर वहाँ पे क्यों आपको वहाँ से हटाया गया, सब जानते। मैं चाहूँगी अगर आप कंफर्टेबल हैं उस को शेयर करने के लिए तो वो भी बताएं कि क्या हुआ, और फिर इमरान खान के हवाले से भी हम बात करते हैं। जी, थैंक यू सो मच नीलम, शुक्रिया आपका बहुत इनवाइट करने के लिए। और जी बिल्कुल, मैं खैरियत से भी हूँ। बाकी जो ये मेरी नौकरी का मामला है, ये तो बड़ा छोटा मामला है, इस पे अब क्या ही बात करें। मेरी ज़ात तो मैं समझती हूँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। असल बात ये है कि ओवरऑल ज़ाहिर है एक जो हम दौर देख रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें सहाफ़त के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमेशा ही रहे हैं, कभी भी कोई आइडियल दौर नहीं रहा। और सहाफ़ी जो हैं, ख़ास तौर पर कोई जो नाक़िदीन सहाफ़ी होते हैं, वो तो ज़्यादा खटकते हैं हमेशा जब भी हुक्मरान कोई भी हो। तो ये उसी तरह का एक मामला है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ओवरऑल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद पहली दफ़ा हो रहा है। और इस वजह से ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है हर तबके को, और उसमें ज़ाहिर है सहाफ़ी भी कहीं न कहीं अताब का शिकार होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा ख़्याल है हर सहाफ़ी जो इस दौर से गुज़रता है, वो मेंटली प्रिपेयर भी होता है और उसको आइडिया भी होता है, वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है कहीं न कहीं कि कुछ उसको कहीं न कहीं टाइट किया जा सकता है, कोई उसको उसकी बात किसी को बुरी लग सकती है। लेकिन असल बात यही है कि चैलेंज यही है कि आप इसके बावजूद भी सच और हक़ का जो सफ़र है वो जारी रखें। जो आपको सही लगता है, जो आप समझते हैं कि सही है आपकी ओपिनियन में, आप उसको आगे लेके चलते हैं। बाकी ये बात दुरुस्त है कि वक़्त तो गुज़र ही जाता है, तो ये भी इंशाल्लाह गुज़र जाएगा। और मेरा ख़्याल है कि हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक बेहतर वक़्त हो सहाफ़त के लिए, तमाम सहाफ़ियों के लिए, जहाँ आज़ादाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम एन्जॉय कर सकें। सही। अच्छा समीना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अरशद शरीफ साहब को हमने खो दिया। बहुत ही अच्छे पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी थे, उनके चैनल ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, और उसके बाद फिर जब वो दुनिया में नहीं रहे, जब सब उनकी खिदमात का, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनका ज़िक्र करते थे, तारीफ़ करते थे, फिर चैनल ने भी, स्टूडियोज़ भी उनके नाम से किया, और फिर बहुत कुछ इसके बाद हुआ। फिर और भी पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं कि जिनको इसी चक्की से गुज़रना पड़ा कि हुकूमत को वो पसंद नहीं थे चेहरे, तो इस वजह से उनको चैनल्स कभी स्टैंड नहीं लेते। तो फिर हम ब्लेम करते हैं हमेशा, गवर्नमेंट्स को तो ब्लेम करते हैं, सियासी असर रसूख को, लेकिन अगर चैनल्स, जो मीडिया चैनल्स जो सहाफ़त के नाम पर ही बने हैं और सहाफ़त के नाम पर ही अपनी पहचान बना रहे हैं, वो अगर ये स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर यकीनन उंगलियां और सवालात उनके किरदार से मुतालिक भी उठने चाहिए कि क्या वो वाकई सहाफ़त के लिए इस मैदान में आए हैं, या पसे पर्दा कोई और भी, उनके भी कुछ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से उन्होंने चैनल्स बना लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में चैनल्स की। जी, आपकी बात में वज़न है नीलम। और पाकिस्तान का जो मीडिया स्ट्रक्चर है वही बेसिकली बड़ा फ्लॉड है इस लिहाज से कि जो आपके मीडिया चैनल्स हैं, अगर वो इश्तिहारात पर इन्हिसार कर रहे हों, और ये कि जो उनके मालिकान हैं वो ज़्यादातर बिज़नेसमैन हों, और वो सहाफ़ी ना हों, या उनका कोई पाकिस्तान की सहाफ़त की तारीख़ में कोई किरदार ना हो, या उनकी कोई अपनी उससे वाबस्ता किसी किस्म की कोई नौकरी ना हो, या उनका कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो उसके बाद हमें इस किस्म के हालात और मामला देखने ज़्यादा को मिले हैं। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर जो चैनल मालिकान हैं, उनके अपने बिज़नेसेस हैं, उस लिहाज से उनके स्टेक भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक गैर मामूली किस्म के हालात से भी गुज़र रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रेशर्स भी हैं। और जब आप अगर एक बिज़नेसमैन की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है कि
उसका बिजनेस जो है वो लॉस में ना जाए, किसी और सहाफती मिशन के चक्कर में कहीं उसको नुकसान ना हो, उसके और बिजनेसेस को नुकसान ना हो, तो उसके लिए स्टेक्स और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इस बात को भी ज़रूर रजिस्टर कराना चाहूँगी कि इसके बावजूद भी कई चैनल्स अपने सहाफ़ियों के साथ खड़े भी होते हैं, जिस हद तक मुमकिन हो वो दबाव बर्दाश्त भी करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सहाफ़ी खुद ही ये सोचता है कि अब इससे ज़्यादा अगर मैं इस चैनल के साथ जुड़ा रहूँगा तो शायद मेरी वजह से, मेरे अपनी फ़र्द वाहिद की वजह से बहुत सारे और लोगों का रोज़गार जो है मुतासिर हो सकता है। तो वो फिर इवेंचुअली इस स्टेज पर आता है कि वो सोचता है कि मैं खुद ही इस चीज़ को हल कर दूँ इस मसले को। मेरा ख़्याल है अरशद शरीफ हों या और भी बहुत बड़े-बड़े नाम हैं ऐसे जिनसे अगर अरशद शरीफ के बारे में भी जो मालूमात रखते हैं लोग, उनके भी जो बताने का एक आप कह लें जो मालूमात उनसे मिलती हैं, तो उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि इवेंचुअली उनको भी ये महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से, उनके काम की वजह से उनके इदारे पे बहुत बोझ आ रहा है, जिसकी वजह से और हज़ारों जो मुलाज़मीन हैं, उनका भी रोज़गार खतरे में हो सकता है। तो कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सहाफ़ी खुद भी ये सोचता है कि भई मैं इससे बेहतर है कि बाकी सब के लिए थोड़ी-सी कुर्बानी दे लूँ। तो सही। मेरा ख़्याल है कि किसी हद तक बिल्कुल चैनल मालिकान बर्दाश्त करते भी होंगे दबाव, अगर उन्हें वाक़ई अपने एम्प्लॉयी की कदर हो। और कहीं जाके कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ सहाफ़ी खुद भी ये सोचता है कि अब उसको रास्ता जुदा कर लेना चाहिए। सही। खैर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू, और आप जैसे सीनियर्स की वजह से ही बाकी और हमें भी हौसला मिलता है, और जो नई लड़कियां बिलखुसूस ख़वातीन जो सहाफ़त में आ रही हैं वो यकीनन इस वक्त आपको इंस्पिरेशन के तौर पर देख रही हैं, बल्कि मर्द हजरात भी देख रहे हैं कि जिस बहादुरी से जिस सच्चाई के साथ आपने सहाफ़त का ये अलम बुलंद किया है। अब मैं आती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। क्या वाकई इमरान खान रिहा हो रहे हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी तादाद में आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं, अभी बहुत सारे जो इश्क के इम्तिहान हैं वो बाकी हैं। तो क्या माहौल क्या बन रहा है? क्योंकि कुछ बुशरा बीबी की रिहाई के बाद, फिर इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई के बाद कुछ ऐसा लगा था कि शायद माहौल उनकी फेवर में जा रहा है, और फिर मुज़ाकरात की भी अब वो बात करना शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त नीलम, इसलिए कि जैसे आपने पहले ही जो बात उठाई कि क्या रिहाई उनकी होने जा रही है। अगर मैं फौरन कहूँ कि जी 2-4 दिनों में हो रही है तो ऐसा तो खैर नहीं है। लेकिन क्या करीब है, तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो उसकी वजह कानूनी है कि जो उनके मुकदमात अब रह गए हैं, अब वो सिर्फ़ 9 मई के मुकदमात में इस वक्त गिरफ्तार हैं, और ये तकरीबन 8 या 10 मुकदमात हैं जिनके अंदर उनकी गिरफ्तारी है। बाकी उनके जो 2-3 केसेस थे मेन, उनमें या तो उनकी बरियत हो गई या उनकी सज़ा मुअत्तल है और वो ज़मानतों पर रिहा है। तो इस वक़्त वो सिर्फ़ 9 मई के मुकदमात में है, जिनकी अगर ज़मानत की तारीख मेरा ख़्याल है अर्ली हियरिंग के लिए भी दरख्वास्त डाली जा रही है। तो वो अगर हो जाती तो ज़ाहिर है उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन एक तलवार अभी बाकी है कि अल-कादिर ट्रस्ट जो केस है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल पर है। तो ये मुमकिन है कि अगर 9 मई के मुकदमात में ज़मानत भी मिल जाए तो उसमें सज़ा सुना दी जाए, और अगर वहाँ पे सज़ा सुना दी जाएगी तो फिर अल्टीमेटली दोबारा वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगी और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसमें मज़ीद थोड़ा वक़्त लग सकता है। लेकिन अदर दैन दिस उनके कोई ऐसे ख़ास मुकदमात नहीं हैं जिनके ऊपर उन्हें हम ये सोचें कि बहुत ज़्यादा देर रखा जा सकता है। ये तो हो गई कानूनी जो सूरत-ए-हाल है। अब जो असल सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, और वो है जो आपकी सियासी सूरत-ए-हाल है, जो मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन है। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये नीलम के ओवरऑल एक्सटर्नल प्रेशर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बढ़ा लिया है। ओवरसीज़ ने जो काम किया है, जो उनका ओवरसीज़ चैप्टर पीटीआई का है, उन्होंने जिस तरह से लॉबिंग भी की है, जिस तरह से प्रेशर बढ़ाया है, तो ओवरऑल एक्सटर्नल प्रेशर तो अब बहरहाल हुकूमत पर आया है। अगरचे हुकूमत शुरू में ये कह रही थी कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारे में क्यों मुदाखलत करेगा, लेकिन अब उनके जो पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जो खुद भी वज़ीर दिफ़ा भी उस दिन बात कर रहे थे, तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेशर तो अब आ रहा है, और वो हीट एक बनी है जो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से है। ये तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक इंटरनल प्रेशर भी बढ़ाया, वो इन्होंने जो ये 24 नवंबर के एहतजाज की फाइनल कॉल देकर एक इंटरनल प्रेशर भी बढ़ाया है। तो बहरहाल इन दोनों सूरतों में एक प्रेशर तो बना है, और इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली किया भी इसलिए गया है कि अगर कोई नेगोशिएशंस होनी है, अगर कोई चीज़ें, मामलात, बातचीत, मुज़ाकरात, जो भी आप इसको नाम लें,
वो अगर स्टार्ट होना है तो उसके लिए तभी कोई करेगा ना जब आप हम्म। उसके ऊपर प्रेशर एक बनता है, उसको कोई मजबूरी नजर आए। अदरवाइज तो इससे पहले अगर आप देख लें तो हुकूमत ने तो जो काम करने थे कर लिए, जो उन्होंने तरमीम करके जुडिशरी को भी तकरीबन टूथलेस कर दिया, चीफ जस्टिस की तैनाती अपनी मर्जी से की, फिर आर्मी चीफ्स की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई, और जो उन्होंने काम सारे करने थे वो कर लिए उन्होंने, तो वो तो अपने आप को एक तरह से सेफ एंड सिक्योर कर चुके थे। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर आया और जो अब इंटरनल प्रेशर इमरान खान ने बढ़ाया है, उसकी वजह से अब दोबारा से एक नेगोशिएशन का सिलसिला बज़ाहिर शुरू हुआ है, और अल्टीमेटली अगर वो बात नहीं अभी बनेगी तो एहतजाज होगा तो फिर दोबारा बात करनी पड़ेगी। तो ये देखना होगा कि ये कितना मौसर एहतजाज होता है, कितना फैसलाकुन होता है, और उसी के नतीजे में देखना पड़ेगा कि पीटीआई अपने कितने मुतालबात मनवा पाती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा रुकावट अब नहीं रही, लेकिन ये फैसला करना होगा रियासत को कि अब इमरान खान साहब को मज़ीद कितनी देर वो जेल में रख सकेंगी। आपने बिल्कुल कहा कि कानूनी रुकावट नहीं रही, और कानूनी रुकावटें और क्या केसेस का मेरिट वो तो पहले भी नज़र आ रहा था, लेकिन अगर कोई 2 जमा 2 6 करना चाहे तो आप 4 कर ही नहीं सकते जब तक कि वो ना चाहें। अभी एक और भी खबर आई आज ही कि 24 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, पीटीआई के अपने ही लीडर्स कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए या इसको आगे कर देना चाहिए। इमरान खान को कहा जाएगा कि अभी वर्कर तैयार नहीं है, सपोर्टर्स को हम नहीं ला पाएंगे, और ये वही 2 शख्सियात हैं जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगते रहे पिछले दिनों, अली अमीन हो या बैरिस्टर गौहर हो, उनके किरदार पे भी पीटीआई का वर्कर शक करता रहा। तो आपको लगता है कि ये टास्क जो मुज़ाकरात का दिया गया था, ये ठीक शख्सियात को दिया गया है, और क्या वाकई इस वक्त अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है तो पीटीआई का वर्कर बाहर नहीं आएगा, इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा? मोबिलाइजेशन तो इस दफा बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे कर रही है पीटीआई, और इस दफा थोड़ा सा सख्ती भी की गई है पीटीआई की तरफ से पॉलिसी में। जो आपने देखा भी सुना भी होगा कि सबको टास्क दिए गए बाकायदा, एमएनएस को, एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को, और इसके साथ साथ जो प्लानिंग भी वो कर रहे हैं, जिस तरह से एक मैस मूवमेंट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई का वर्कर बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब वो कितना ज्यादा बाहर निकलेगा और कितने आम लोग भी उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो चीज है कि क्या पीटीआई के लीडर्स खुद निकलना नहीं चाहते या एहतजाज मौखर कराना चाहते हैं, इस तरह की कई खबरें आ रही हैं कि जी वो बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान का कोई ग्रुप है अलग अलग, इस वजह से कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो अली अमीन वगैरह खुद ही नहीं चाहते कि जी एहतजाज की तरफ जाएं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये ज्यादातर जो खबरें आ रही हैं, ये ज्यादातर डिमोरलाइज करने के लिए कोशिशें मुखालिफिन की तरफ से हैं। हम्म। पीटीआई के आप कैंप्स में बात करें तो वो इसके ऊपर काफी अब फोकस भी हैं, यूनाइटेड भी हैं, और उन्हें पता है कि इमरान खान इस कॉल को लेकर के बहुत ज्यादा ना सिर्फ ये कि सीरियस हैं, बल्कि वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। तो इसलिए उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आगे पीटीआई में अपना एक सर्वाइवल रखना है या पॉलिटिकल करियर अपना वो पीटीआई में देखते हैं, तो उनको सीरियसली इस एहतजाज को लीड भी करना होगा, उसमें पार्टिसिपेट भी करना होगा, अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो चीजें हैं, ये इख्तलाफात हैं, ये कोई इस तरह के हैं कि उसकी वजह से वो एहतजाज को खराब करेंगे या उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से हर मौके पे जब भी एहतजाज की कॉल दी गई है पीटीआई की तरफ से, तो जानबूझकर बहुत सारी ऐसी बातें होती हम्म। हैं, जिनमें से शायद कुछ ठीक भी होती हों इंटरनली। जाहिर है जब आप कोई डिस्कशन करते हैं, फैसले लेते हैं, उसमें हर कोई अपनी इनपुट देता है, हम्म। तो जरूरी नहीं कि 100 अगर लोग बैठे हुए हैं तो 100 के 100 एक तरह ही सोच रहे हो, एक दो हो सकता है मुख्तलिफ भी सोच रखते हो। लेकिन जब अल्टीमेटली कोई पार्टी एक डिसीजन ले लेती है ओवरऑल, तो फिर जाहिर है सब भी उसको ओन कर लेते हैं, भले आप उससे इख्तलाफ भी करते हो। अच्छा तो समीना, एक जहां और तक मेरी बात मैं बात, आपसे जानना चाहूँगी कि जो पीटीआई के मुखालिफ हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ ये कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, और बाहर से भी पता नहीं बैरूनी जो ताकतें हैं उनको भी बुला रहे हैं। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी खबरें फीड की जा सकती हैं या कुछ भी इनके ऊपर बात की जा सकती है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाता है, लेकिन एकदम से अचानक से इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं। क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसके बाद इमरान खान साहब को लगा कि ठीक है कि अब बात हो सकती है, या फिर वो खुद भी जेल में रह के थक गए हैं और उन्हें लगता है कि अब मुज़ाकरात करके ही आना पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि क्यों इस पॉइंट पे इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की और एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है लीडर्स को?
नीलम, मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब ने किसी भी मौके पे ये नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो हम्म। हमेशा हर जेल की पेशी पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए ये कहते रहे कि वो मुज़ाकरात बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये ज़रूर वो कहते रहे हैं कैटेगोरिकली कि वो समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पावर इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो वो ये ज़रूर चाहते हैं कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं से बात हो। हुकूमत जो है वो इस वक़्त उनके ख़्याल से बिल्कुल एक पपेट है, डमी है, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात की बात तो हमेशा वो करते रहे हैं। इस पॉइंट पर आकर तो बेसिकली ये देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बल्कि एहतजाज की कॉल दी है, और उनको एहतजाज की कॉल इसलिए देना पड़ी कि वो ये फ़ील करते हैं कि उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हम्म। पीटीआई को कहीं न कहीं इस बात की उम्मीद थी कि शायद अदलिया आज़ाद होगी, हायर जुडिशरी से उनको बेहतर फ़ैसले मिलेंगे, तो शायद उनका मैंडेट भी वापस हो जाए, शायद उनके लिए चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, और जो सारा मैंडेट का वापसी का जो मामला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, वो भी जिस तरह से मैनेज किया गया, रिटायर्ड जजेस को लगा लिया गया, मर्जी के फैसले भी जो काजी साहब उनको दे दू के चले गए। तो उसके बाद अब उनकी ये वाली जो होप थी, ये भी खत्म हो गई कि जुडिशरी से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अल्टीमेटली अब वो तो बल्कि इस पॉइंट पर पहुंचे कि अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। क्योंकि वो ये समझते थे कि जो हमारी एक फ्रीडम होती थी कि हम कोई जलसा कर लें या हम कोई अदलिया में चले जाएंगे, जो भी पार्लियामान में कोई बात कर लेंगे, तो पार्लियामान में आपकी बात नहीं चलने दी गई, आपको जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। अदलिया में आपने देख लिया कि जो सूरत हाल बनी, वहां से कोई मिले हुए जो उनके हक में फैसले थे, मखसूस हम्म। नशिस्तों वाला फैसला आया हुआ है हक में, उसके ऊपर इवन अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस बात ने उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि अब इवेंचुअली हमें एक फाइनल एहतजाज की तरफ जाना है, और ये एक बिल्कुल प्रेशर बनाया है उन्होंने ताकि हम्म। बातचीत की तरफ मामला आए। और इसी का ये हिस्सा है जो कि आपने दूसरी बात की कि जो इंटरनेशनल प्रेशर भी बना है, कि बेसिकली जब आपको अपने मुल्क के इदारों से इस बात की मायूसी हो जाए कि शायद उनसे कहीं से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हम्म। चाहे वो अदालतें हों, तो अल्टीमेटली फिर वो सोचते हैं कि ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, रेड्स, और जिस तरीके से लोगों को गायब भी किया गया, खवातीन आज भी बहुत सारी जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तो इन चीजों के ऊपर फिर उन्होंने अल्टीमेटली इसलिए बाहर भी आवाज उठाई, और फिर इमरान खान साहब के केसेस भी अब काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं कि अच्छा इन केसेस समीना, को कहीं इसमें पे भी सिर्फ डिस्पेंड नहीं एक किया एक गया। ही नुक्ता है, ये इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, जो एक्स की बंदिश है और अब तो वीपीएन्स की भी बंदिश है, ये हाईलाइट की जा सकती हैं दुनिया भर में, बताया जा सकता है कि ये हो रहा है। लेकिन दुनिया में ऐसा मुनसिफ बैठा कौन है कि जो इसमें पाकिस्तान के मफाद की या पाकिस्तानी आवाम के मफाद की कदर करेगा? क्योंकि इमरान खान तो ख़ुद ही हमें पाकिस्तानियों को बिलखसूस ये सबक सिखा रहे थे कि आपको अपने कदमों पे खुद ही खड़े होना है, किसी को नहीं है आपकी फ़िक्र। आप अगर ये इंसानी हुकूक की तंजीमों की बात की जाए, आपको भी पता है गज़ा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, वो वहाँ नहीं कुछ कर सके, तो पाकिस्तानियों का दर्द वो क्यों रखेंगे? और वही अमेरिका जो रिजीम चेंज में इन्वॉल्व है मुबैना तौर पर, वो अब इमरान खान की रिहाई के लिए अगर वहाँ के सेनेटर्स की जानिब से कोई ख़त लिखा जाता है तो वो अब इतना मीनिंगफुल क्यों उसको समझा जाए? हम तो पहले ही उनसे कह रहे हैं कि आप अपने काम से काम रखें, आप हमारे जो अंदरूनी सियासी मामलात है उसमें मुदाखलत ना करें। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट लगता है उनकी नज़रिए में या पीटीआई के नज़रिए में। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और सभी इस चीज को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई ने ये नैरेटिव बनाया कि जी आप हमारे अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत करते रहे हैं, और अब आप उन्हीं को ये कह रहे हैं कि जी देखिए हमारे मुल्क में ये हो रहा है तो आप इसके ऊपर आवाज उठाएं। जहां तक पीटीआई की बात है, इनके एक्सटर्नल चैप्टर्स की बात है, आपकी बात बिल्कुल रेलिवेंट है। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, इवन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो बहुत से लोगों ने ये बात की कि जी अब शायद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो कोई फायदा उठाया जा सकता है पीटीआई की तरफ से। तो इमरान खान साहब का तो उस दिन भी ये मैसेज था कि हम सिर्फ इसलिए इस बात पे मुतमईन है कि डोनाल्ड ट्रंप आया कि जिस तरह जो बाइडन इस रजीम चेंज को सपोर्ट कर रहे थे और इस सारी हुकूमत के पीछे वो थे, कम से कम वो सपोर्ट इनकी पीछे से खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए भले कुछ ना करें, सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, तो फिर भी हम अपना काम जो है वो चला लेंगे। जहां तक ये बात है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, या कोई हमारा दर्द रखता है या नहीं,
असल बात ये है कि जब जहाँ पर जिस मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं वहां पर इनको इंसानी हुकूक के इश्यूज भी नजर आ जाते हैं, वहां पर सारी चीजें हो जाती हैं, जहाँ उनको खुद सूट नहीं कर रहा होता वहां पे सब आंखें बंद किए रहते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि गजा के मामले पे सबने देखा भी। जहां तक पाकिस्तान के मामले के ऊपर इस सारी सिचुएशन की बात है, तो यहाँ पर बेसिकली इस वक्त जो नजर आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एक आना है, उनका इलेक्शन जीतना है, उसकी वजह से जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी तो उससे एक फर्क पड़ने का इम्कान है। और उसकी कई वजूहत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इमरान खान साहब के हवाले से जो व्यूज हैं वो पॉजिटिव थे। उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम भी किया इमरान खान साहब जब अमेरिका के दौरे पर आए। इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान में जो सिचुएशन थी टॉक्स के लिए अमेरिका के लिए, इमरान डोनाल्ड ट्रंप के दौर में उसके लिए उनको हेल्प आउट भी किया था। और इन चीजों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की फीलिंग्स और जो बाइडेन की फीलिंग्स में इमरान खान साहब के लिए दोनों की फीलिंग्स में फर्क है। एक बात मैं आपसे समीना, क्योंकि टाइम कम, मैं जानना चाह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के एक और भी सपोर्टर हैं दुनिया में, खित्ते में, जो कि पाकिस्तान के नेबर हैं, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी है। बहुत ही कम लीडर्स को ये मौका मिला कि उनकी बराह रास्त उनसे गुफ्तगू। वो नरेंद्र मोदी और वो इंडिया, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने उनको कहा था कि स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, और वो ये बात भूलने को तैयार नहीं है। और वो जिस तरह से अमेरिका उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और अभी जितनी भी जो टीम भी रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस टीम के जितना भी प्रोफाइल चेक की जाए वो सारी थोड़ी सी एंटी पाकिस्तान, बल्कि थोड़ी सी क्या, खुल के कह देते हैं वो काफ़ी एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया है। तो आपको लगता है कि ये जो इमरान खान के माजी के बयानात हैं ये भी उनके लिए अभी प्रॉब्लम का बाइस बन रहे हैं या बन सकते हैं आगे? ये तो आप बड़ा इनडायरेक्ट बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने कुछ कहा। नरेंद्र मोदी चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के करीब है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है। इधर तो ये सूरत हाल है जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, इनके इतने बड़े बड़े सारे ओहदेदारान और पीएमएलएन के कई एक लीडर्स ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो जो कुछ कहा हुआ है वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इमरान खान साहब और अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट में से डोनाल्ड ट्रंप के अगर बेहतर ताल्लुकात की बात करें तो डेफिनेटली उनका फिर रुझान इमरान खान साहब की तरफ हो सकता है, बजाय इसके कि वो इस एंगल से देखेंगे नरेंद्र मोदी के साथ कौन जो है वो कंफर्टेबल है या नहीं है। इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी पर बहुत तनकीद भी की हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में को उन्होंने शुरू में जब हल्फ उठाया था तो उन्होंने तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत भी दी थी। जब दोबारा भी इलेक्शन होना था तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तनाज़ात हैं उसमें बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ये जो मेरा ख्याल है कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं, काफी डिफरेंट एंगल से देखने वाली चीज होती है, और ये वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक दफा आपने एक पॉलिसी बना ली तो अब हमेशा वही रहेगी और उसी तरह चलती रहेगी। अगर अमेरिका ने भी एक टाइम पे ये सोचा कि शायद इमरान खान अनपॉपुलर हो चुके हैं और उनके रजीम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जरूरी नहीं आज भी अमेरिका यही बात सोच रहा हो। पिछले दो ढाई साल में जो कुछ हुआ है जाहिर है कि उसकी एक पल्स जो है वो बाकी ममालिक तक भी जाती है कि आपकी आवाम क्या सोच रही है, वो किधर खड़े हुए थे और उन्होंने इस सारे चेंज को कैसे लिया या कैसे नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि इस दौर में कोई चीजें छुपी रह जाएं। तो मेरा ख्याल है कि एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हुकूमत ने फील किया है और इसी वजह से वो इस बात का बरमला इजहार भी कर रहे हैं। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आ सके और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी तनाव है वो कम हो सके, क्योंकि इमरान खान का बाहर आना सिर्फ पीटीआई के ही लिए नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए भी एक साय ऑफ रिलीफ होगा। वो भी नहीं चाहते कि हर दूसरे दिन इस्लामाबाद या कोई भी शहर बंद हो और एक मुल्क का पॉपुलर लीडर बिहाइंड द बार्स। बिल्कुल का नॉर्मल होना बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा लग रहा है कि मुसलसल एक एबनॉर्मल कंट्री में रह रहे हैं जहां पर हर रोज कुछ ना कुछ एक अजीब धमाचौकड़ी मची हुई है, हर रोज कोई हंगामा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मुल्क एक स्मूथ डगर पर आए और उसके लिए जो आपके 3-4 बेसिक मेन इश्यूज हैं उनको हल होना, उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, जिसके बगैर फिर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीना पाशा, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थी।